आप सपा और बीएसपी तो मिलकर लड़े थे। अभी बीएसपी के बड़े नेता यहाँ से गए, क्या किया आपने? आप बीजेपी को नहीं रोक पाए ना, मैं तो था भी नहीं। तो आप लोग मिलकर लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर आप कामयाबी हासिल किए, एक सीट पर कांग्रेस अपनी रिवायती सीट पर वो कामयाब हुई। तो मैं तो था भी नहीं, और फिर आप कैसे नाकाम हो? नहीं, आपकी ये बात तो लॉजिकल लगती है कि अगर आप मुझे लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, अभी कहते हैं कि आप वोट काटने के लिए आए हैं। इसलिए एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं। जी। इस पर एक बार बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जी। ये मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे और आपको अगर अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है तो मुसलमान आज तक यूपी में बीजेपी के जो है बीजेपी दर्जों को वोट देता आया, वो बटेगा। वो इनकी सिंपल रीजनिंग है कि बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, ये चुनाव में सिर्फ मुसलमान ही वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, चुनाव में दूसरे लोग भी वोट डालेंगे, हिंदू हैं, उसमें ओबीसी हैं, दलित हैं, एमबीसी हैं, दलित में कई समाज हैं, अपर कास्ट हिंदू में कई समाज हैं। तो ये पूरा डिबेट अगर ऐसा होगा कि भाई मुसलमान वोट कहाँ जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू वोट तो बीजेपी को जा रहा है ना। 75% 2019 के चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी को गया और 74% करीब मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा को गया। उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो सके। तो ये मेरे घर रहने से नुकसान क्यों हो रहा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी के मोहतरम अखिलेश यादव साहब के परिवार के 3 लोग हार गए? कैसे हारे? इसलिए हारे क्योंकि उनको हिंदू वोट नहीं मिला। तो ये जबान से बोलने डरते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान को बोले तो मुसलमान इनका कैदी है, मुसलमान इनसे डर के रहेगा। मैं हम क्यों डरेंगे? बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी, ये फैक्ट है। और वो जब चुनाव आता है तो हमारा एक मुसलमानों के दिमाग को पिछले 60 साल से ट्रेन कर दिया गया कि जब चुनाव आता है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसके बाद आप रोज मरते रहिए, कोई फिक्र नहीं, रोज मरिए, कोई फिक्र नहीं। चुनाव जब आता है जिनकी जिंदगी और मौत का मामला है, ये जो हमारे बड़े बड़े एजेंट हैं ये पूरे आ जाते। अब उनको बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, और भी कह सकता था पार्लियामेंट्री वर्ड, बट जब आ जाते, देखिए अब आ रहा है, अब जिंदगी मौत का है। भाई कौन सा चुनाव जिंदगी और मौत का नहीं था? तो अगर जिंदगी और मौत का रहा तो भाई आप देखिए कि कल एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव, क्यों नहीं बोलते बीएसपी, क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कौन बोले? हम ही बोले। आप बोलते क्यों नहीं? डरते हैं। आप लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। उसमें आप तो कानून के जानकार हैं। उसमें जो इन्होंने कहा कि कमेटी बनाई है, लीगली कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है। केशाराम वर्सेस बिहार का जजमेंट है 1962 का, आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिविल सर्विस का ऑफिसर है, ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, उसको भारत का सिटीजन है, उसको फंडामेंटल राइट्स डिनाई नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का सेक्शन 3 है। अनीस अंसारी साहब यहाँ पर पूछ लीजिए उनसे। सेक्शन 3 में मॉरल टर्पिट्यूड का क्राइम आता है। तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया बताइए ना आपने? आप एसआईटी बनाते हैं, एडिशनल डीजी को बनाते हैं और उनके पीछे लगा देते हैं। ये क्या बात है? एक बार दर्शकों को बता दूं किस मामले का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं। यूपी के एक आईएएस हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, और उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। वीडियो कब के हैं ये भी मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो अपनी किसी सरकारी जगह पर नहीं है, ऑफिस दफ्तर में नहीं, किसी प्राइवेट स्पेस पर है, और वहां वो कुछ धर्मगुरुओं के साथ बैठे कुछ सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। इसमें एक तरह उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की निज़ामत जो है ठीक सब है, तो वो कायम होनी चाहिए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई नहीं, क्या आप कौन सा क्या उनकी शोकॉस होती है इसकी? किस लॉ के तहत? कंडक्ट रूल्स का सर्विस सेक्शन 3 जो है वो तो अप्लाई नहीं होता। फिर कौन सा रूल दिया? भाई रिलीजन का अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो कब से गुनाह हो गया बताइए? गुनाह तो है ही नहीं वो, तो आप कहां से कर रहे हैं? मगर बता ही रहा हूं कि भाई ये मसला आ गया। आप बोलते ही नहीं है, कुछ खामोश बैठे हैं आप बोलते ही नहीं है। यूएपीए का बिल पार्लियामेंट में लाया जाता तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर रोक दिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स हो जो बीजेपी के खिलाफ है, जेल में पड़ रहे हैं, 5-5 साल 3-3 साल जेल में रहते हैं। आप बोलते नहीं है, महापेक हो जाते हैं। फिर जो इलेक्शन का मामला था, आप समझते हैं कि मुसलमान जो है आपका कैदी है, आपने उसको कैप्टिव आप कैदी और कैप्टिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो आज आई ना यूपी में। इससे पहले मुस्लिम वोट क्या, मुसलमान वोटर क्या करता? बीजेपी को तो वो वोट देगा नहीं, तो वो तो इन्हीं पार्टियों को वोट देता। तो उसमें दोष इन पार्टियों का कैसे?
नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि कल तक आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आप हालत मजबूरी में इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों के अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो रहे थे। आज हम एक विकल्प है, एक ऑल्टरनेट है, हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्पेस है वहां पर। क्योंकि फिर आकर तो यही दो थे ना, या फिर वो कांग्रेस पार्टी, अब हम एक विकल्प बने हैं, ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हमें और इनमें फर्क क्या है? ये चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, अपने आप सेकुलर कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नेता आप बनेंगे, आप सिर्फ वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं बनेंगे। आप नेता बनेंगे, लीडरशिप बनाएंगे, अपने मुकद्दर के फैसले आप करेंगे। आपके मुकद्दर के फैसले वो नहीं करेगा जो आपसे 20% से कम हो और मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये हम दे रहे हैं, ये हमारा वादा है हमारे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो है उसी को वोट करें जिसका जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना सके? नहीं, हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए, जिसमें मुसलमान भी रहेंगे, हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे, दलित भाई भी रहेंगे, ओबीसी समाज के लोग भी रहेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक क्रॉस रियलिटी है, वो ये है कि हर समाज के पास उनका एक नेता है। ठीक बात, चाहे कोई समाज हो, बताइए मुसलमानों का कौन नेता है? कोई नेता नहीं है। अभी आपने बनने नहीं दिया, आपने सबको डरा कर रखा, आपने यूज एंड थ्रो किया, और उनको निकाल दिया आपने। तो ये हकीकत है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि एक चर्निंग है, एक चेंज है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नौजवान है, उसमें तो एक बर्निंग डिजायर है, वो चाहते हैं कि नहीं, हम उनको साहब, आप सेक्युलरिज्म के चैंपियन अपने आप को कहलाते हैं। मुझे बताइए कि ये जो आपकी सोच अभी दिखाई दे रही है कि अगर मुसलमान का नेता होगा तभी मुसलमान का काम होगा, ऐसे हिंदू सोचने लगे कि मेरी भलाई तो केवल हिंदू नेता कर सकता है। अरे आपके आंखों पर पर्दा पड़ा है क्या देख रहे हैं आप? ये अनुप्रिया पटेल को क्यों बनाया गया? उनका कुर्मी वोट है भाई। बाघेल साहब को क्यों बनाया गया? आगरा के अतराफ में 25 असेंबली की सीटों में नहीं बनाई, बीजेपी हार जाएगी। अनुप्रिया पटेल नेता ना होती तो कुर्मी का क्या काम नहीं होगा? कुर्मी को कोई योजना में याद नहीं होता है ना काम। नेता होगा तो काम होगा, काम नहीं होगा तो कम से कम कोई हाथ तो पकड़ेगा, कोई आंसू बहने से तो उसको उम्मीद दिलाएगा। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई। आज आप क्यों मनाते हैं? परसों जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ उसे बताइए? वोट लेने के लिए। वही तो हम कह रहे हैं, वही वोट लेने के लिए कर रहे हैं ना। अब ये तो कोई एनजीओ का काम तो नहीं कर रहे हैं कि रिसर्च पेपर आएगा और प्रेजेंटेशन करेंगे। यही तो काम हो रहा है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, यही तो चल रहा है। ये हम मुस्लिम कम्युनिटी को बता रहे हैं कि आप में बेदारी आना जरूरी है। और देखिए, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में एचडी इंडिकेटर्स क्या है? लोएस्ट लिटरेसी रेट, महिलाओं में सबसे कम, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट 60%, सबसे ज्यादा जेलों में 27% अंडर ट्रायल मुसलमान। और फिर इसका कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। अंबेडकर बाबा साहब ने सही कहा था कि इख्तिदार के दरवाजों के जो ताले हैं वो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की चाबी से खुले। ये है, अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है और हो जाएगा तो यकीनन इंकलाब आएगा। अभी तक आप मान रहे हैं कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमान बिल्कुल बेसहारा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। खासकर यूपी में लफ्ज़ बेसहारा नहीं बनता, हम तमाम के लिए सहारा हमारा अल्लाह है। और मगर आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स में आपकी एक आवाज की जरूरत है और इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है, जो ये तमाम पार्टीज कभी क्रिएट नहीं करेगी। बीजेपी ने टिकट भी नहीं दी मुसलमान को, ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं, अब जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले कहा कि मुसलमानों का हाल ही है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं। अब दूल्हा घोड़े पर गोली बजा, जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जगह पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ और हमको कहा बेटा तुम बैंड बाजा बाहर करो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए, माफ करना मैं एंकर को भी कहता हूं, आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं, कह देते नहीं ना भाई, लफ्ज मुसलमान नामे में क्यों कतराते हैं आप? उनको दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर
ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज का वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है, सब कुछ आप देखते हैं, तो उसका एक उसी पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया। जिसको बना के वही भाग जाता है। हम क्या करें, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करें, एक वक्त आपकी पार्टी के साथ थी, लेकिन नहीं देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। हम जानते हैं उनको, हम बहुत, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उसको उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की, हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बीटिंग याद नहीं आया इनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे, वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो ऊपर। अब आप बताइए फिर, आप बड़े बड़े इसका मतलब तो मुसलमानों को जो राहुल गांधी पसंद नहीं गई, तभी बचाया ना उनको। नहीं देखिए, सवाल पसंद का नहीं ना, बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर ले जाकर बोले कि क्लास में बैठो, हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आप कह रहे थे, हम क्या बोले, पंडित जी थे वो। बोले आप बहुत खूब बड़ा काबिल है, बोलेंगे पढ़ा के बोलेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले का हार डाल देती। हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर गले से लगा लिया हमने। तो ये यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। मैं हेडलाइन चला दूं, सदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नकारा कहा। आप देखिए, सही हेडलाइन चलती है, किसी से नहीं चलती है, चलाइए। अच्छा है, वो यूपी में कम आते हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आती हैं। प्रियंका गांधी पार्टी उम्मीद करे कि उनके आने से कुछ कांग्रेस के जो भाग हैं वो खुलेंगे। आपको कुछ जोर दिखाई देता है? मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने हम लोग जो मोर्चा में उसकी फिक्र है, और हमको ये सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश है बीजेपी दोबारा सरकार ना बनाए। अब ये दूसरे पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मुझे मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपका टारगेट है बीजेपी सरकार ना बनाए। अभी आप 2-3 बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमान के वोट से तो बीजेपी सरकार बनती नहीं है। अब मुसलमान चाहे सपा बसपा कांग्रेस को वोट करे, चाहे आपको वोट करे, अगर बीजेपी को हिंदू वोट मिल गया तो सरकार बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी कैसे रोकेंगे? आप क्या नहीं जानते बीजेपी में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते क्या सर, इतना भी बोले मत। अभी तो अभी तो खेल शुरू होगा ना, अभी तो बहुत सी चीजें तब्दीली आएगी। बाबा चलेंगे या फिर कौन चलाएगा मालूम होगा ना। अभी देखिए पाल साहब भी एक दिन के सीएम बने, कैसे बने? कर्नाटका में भी गवर्नमेंट बदल गई। तो ये होता है सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले स्वतंत्र सिंह आए थे जो बीजेपी के यूपी के साफ बोला भाई कोई उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उनको तो बोलना पड़ेगा ना, वरना फिर बेचारे शाम तक उनको। अब तो मोदी जी बोल दिए, अलीगढ़ में रैली की मोदी जी ने इतनी तारीफ की योगी जी की, आपको अब भी शक है कि योगी जी के ऊपर कोई सवाल? देखिए रूपानी को हटाने से 1 महीना या 5 हफ्ते पहले अमित शाह जाकर उनको गुड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए और उनको हटा दिए। हटाने के बाद बीजेपी के जो बीट के जर्नलिस्ट है वो कहे कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया। तो कुछ भी हो सकता, योगी को हटाया जा सकता। अब पौने रात के 8:45 पर मोदी जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने चले गए तो क्या नहीं कर सकते? देखने चले गए तो आपको इस पर क्या एतराज है? एतराज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको बहुत सी चीजें मालूम, मुझे भी थोड़ा मालूम। अच्छा अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है राजनीति के अंदर, और जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई जिससे एक आध का जिक्र अब आपने किया, अब योगी जी को अखिलेश यादव पर तंज मारना था तो उन्होंने कहा अब्बा जान बोलने वाले। इस पर आपने कहा ये डॉग विसल है, जरा इसको नहीं, दोनों भी कर रहे हैं। देखिए जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुमला कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये गलत बात कह रहे हैं, आपको हमारे बड़ों की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसमें आपके बड़ों की बेइज्जती कैसे हो गई? वो डॉग विजिल कर रहे हैं तो वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं ना।
आप ये समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कहा आप हमारे बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई बड़ों की बेइज्जती कैसे हो रही है? आप उनको बैठाकर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अब्बाजान क्यों बोलते हैं? आप पिताजी भी बोलिए, दादाजी भी बोलिए, मगर ये जो डॉग विजन की पॉलिटिक्स है दोनों कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है। अब आप और इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज तो नहीं देना चाह रहे ना कि मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हुआ। भाई चैलेंज करते हैं, बताइए कहां अपीजमेंट हो यूपी में? अगर अपीजमेंट होता मुसलमानों का तो ये बुरा हाल नहीं होता ना। योगी और बीजेपी आरएसएस मिलकर ये पैगाम फैलाती है, झूठ फैलाती है, फरेब करती है कि अपीजमेंट कहां हुआ है? अपीजमेंट तो हुआ ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां पर हर एतबार से। तो इनकी लैंग्वेज यही है। अपीसमेंट को लेकर के ज्यादातर यूपी में रहने वाले लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो मुजफ्फरनगर याद दिलाया जाता है और आजम खान साहब का रूल्स में याद दिलाया जाता है किस तरीके से वहां पर मुस्लिम राइटर्स को जो है प्रोटेक्शन मिली थी और दूसरे समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई की थी। एक बात है। दूसरा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये एक धारणा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधी जो है वो अधिकांशतः ज्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। ये एक परसेप्शन है और आप यूपी घूम रहे हैं तो आपको सुनने में आता होगा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के राइट्स की जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव पर आती है। आजम खान पे कहां आती है? आजम खान मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव पर आती है। भारत की आजादी के बाद 50,000 लोग अगर बेघर हुए पार्टीशन के बाद तो मुजफ्फरनगर में हुए। आपने उन पर केसेस भी नहीं चलाए। आप लोग कैंप्स में मर रहे थे मुजफ्फरनगर में, आप सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। हकीकत है। अगर आप केसेस चला देते तो आज योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं मिलता कि वो 77 केसेस विड्रॉ कर लेते। मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा। आप खुद केसेस विड्रॉ किए ना। मुजफ्फरनगर के पूरी राइट्स की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती। ये बार बार आजम खान को क्यों पेश किया जाता है समझ नहीं आता मुझे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम साबित हुए। आपने क्या किया बताइए लोगों के लिए? आपने कहा, जब लोगों से कहा कि रिलीफ कैंप में करिए तो आपने बहुत बिल्कुल ही ऐसी बात की कि उसको बैन भी नहीं किया सकते आप। अब बीजेपी कहती है कि देखिए फर्क ये है कि योगी राज्य में नंगा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप बीजेपी का बुला लीजिए, बैठक तो पूछ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में 1500 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एनसीआरबी तो अमित शाह के अंदर आती है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? 2019 का एनसीआरबी डेटा 1500 इंसिडेंट्स हुए, कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। कैसे बता रहे हैं? कम्युनल इंसिडेंट हो सकते हैं, राइट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आर्सन, आगजनी। उसी में तो वाकया होता है ना। कम्युनल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके घर पे हमला किया, चाहे शीशा तोड़ा हो या घर जलाया, हमने कोशिश तो की, इंटेंशन था। कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, यहां से कानपुर में वो एक 11 साल की लड़की अपने बाप को चिमट कर रो रही है कि मेरा बाप मत मारिए, आप मार रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप बताइए? आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए। किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमान तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इन सब बातों के साथ जोड़ रहा हूँ मोहन भागवत जी की बातों को। आप इसको कैसे दोनों बातों को देखते हैं एक साथ? यूपी को लेकर के ये बात है, मोदी सरकार को लेकर के ये बात है, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पर तो वो हिंदू का पैरोकार नहीं। वो ये कहते हैं अगर कोई हिंदू ये कहता है कि देश के अंदर मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं। ये तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं। और देखिए मोहन भागवत जो है ना, ये हमेशा एक बात ये कहते हैं, दूसरी जगह जाए कहते हैं कि मुसलमान इन्वेडर्स थे। ये भी तो कहा उन्होंने कहा असम के अंदर। अरे नहीं, मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इन्वेडर्स हैं और इस्लाम इन्वेडर्स नजर गया। फिर झूठ, वो तो मोदी जी को झूठा साबित कर दिए। कैसे बताता हूं मैं आपको? मोदी जी सऊदी अरब में और वहां के बादशाह को उन्होंने केरल की वो मस्जिद की का रेप्लिका दिया जो 626 में बनाई गई थी। अब आप बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं तो आप कंडेम करिए ना। फिर आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप ही के बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं। अगर कोई कहता है फर्क है तो अंधा है वो। बीजेपी अफलाक को मारने वालों को खिलाफ जो मर जाते हैं तो आप उन पर आपका मिनिस्टर जाकर फूल माला चलाता है। झारखंड में मारा जाता है तो आपका यूनियन मिनिस्टर कन्विक्टेड लोगों को फूल का हार पहनाता है। आरएसएस नहीं देख रही है ताकि आरएसएस के बगैर ये सब काम होता है। आरएसएस तो सेंटर है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। मोदी भी कुछ नहीं कर सकते बगैर आरएसएस के। सच्चाई है, वही बता रहा हूं।
और मोहन भगवत बोले जाते हैं। ये सब ये है ना कि ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए नहीं, हम लोग हमारा एक सॉफ्ट फेस है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? तो आप इनकार कर दीजिए जो सावरकर ने कहा, जो गोलवालकर ने कहा, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में कहा। गोलवलकर की बात से तो उन्होंने एक बिल्कुल अभी कुछ महीनों पहले, साल भर पहले कहा था कि जो गोलवलकर ने जो उनकी जो किताब है जो सबसे ज्यादा कोट की जाती है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें जो बोला वो तब के लिए रेलेवेंट थी, जरूरी नहीं है कि वो आज के लिए रेलेवेंट। क्या मतलब रेलेवेंट? आप इनकार कर दीजिए, आप बोलिए कि हम उसको छोड़ चुके हैं, हम मानते ही नहीं उन चीजों को। बोल दीजिए सावरकर के हिंदुत्व के डेफिनेशन को हम नहीं मानते, आप बोलिए। उनकी लीनियत है, वो क्यों छोड़ेंगे? फिर आप नहीं छोड़ेंगे और सावरकर कहेगा कि भाई ये इस मुल्क का मोहब्बत करने वाला वही है जो 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 जिसके लिए ये फादरलैंड और मदरलैंड है। तो बताइए, इस मुल्क का मजहब सिर्फ हिंदुइज्म हो सकता है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी हो सकती है, तो आप उनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, हम उन दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि थम्स अप जिंदाबाद बोल के चले आएंगे। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी किताबें हैं और उसको कैसे छोड़ देंगे हम? आप भूल झोंकने की पॉलिसी कर रहे हैं, वो कभी नहीं होने वाला। हाँ, वो किसी को बिठाकर, चंद मुसलमानों को बिठाकर ये बातें कर सकते हैं और वो बेचारे खवाल पार्टी के लोग ताली बजा सकते हैं, और हम तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इतनी नफरत पैदा हो चुकी है आज हर जगह पर। तो कौन फैला रहा है नफरत? बताइए किस वजह से नफरत फैल रही है? कि पार्लियामेंट के 200 कदम के ऊपर लोग कहते हैं कि काट दो मुल्लों, गले काट दो। गलत। हाँ, आप गलत है, मगर क्या हो रहा है? 24 घंटे में बेल हो जाती है, 24 घंटे में बेल हो जाती है। बताइए आप कौन कर रहा है ये? फिर तो ये सब चीजें है ना, तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग देखिए, आरएसएस कभी भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी आरएसएस आइडियोलॉजी। अपनी आइडियोलॉजी पर वो रहेंगे, उस पर काम करेंगे और कर रहे हैं काम उसके ऊपर। ये हमारा मानना है कि वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी आइडियोलॉजी। जो इंसिडेंट्स होते हैं जिनका भी आपने कईयों का जिक्र किया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में ये 10 इंसिडेंट या 20 इंसिडेंट उठा करके ये बोलना कि पूरा समाज बढ़ चुका है, समाज के अंदर नफरत पैदा हो चुकी है, हर जगह गली मोहल्ले में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक जाएगा? आप सिर्फ 10 कह रहे हैं? मैंने नहीं, मिसाल के तौर पर आपने, ये गलत है। ये 10 क्या, रोज होता है। अगर रोज होता है, मैं आपको बताऊं, दिल्ली से अगर कोई ट्रेन निकलती, आपकी ट्रेन, तो आप और हम जाएंगे, चलिए, मैं भी शर्ट पैंट पहनता हूँ, आइए जाके देखते हैं कितने मुस्लिम खवातीन ट्रेन में बैठते हैं, आपकी ट्रेन में देखना चाहिए। बताइए, आप रैंडमली पूछिए कि क्या माहौल है पूरा। मतलब मुस्लिम महिला जो है वो रात को निकल नहीं सकती। अरे भाई, ये माहौल तो आपने पैदा कर दिया ना खौफ का। कोई अगर चूड़ियां बेचने जाता है, मोदी जी तो चौरी चौरा का इंसिडेंट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं की बरादरी का आदमी जब चूड़ियां बेचने जाता है मध्य प्रदेश में, तो उसको मारा जाता है। कोई ठेला बंडी पर तरकारी बेचता है तो तेरा आधार कार्ड बता, तू यहां पर क्यों आया है? कौन कर रहा है ये? क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कर रहे हैं ताकि एक मैसेज चला जाए हिट का। राइट्स का नहीं है मामला, एक कमल इंसिडेंट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस सोशल मीडिया पे फैलाएंगे, उसको काम हो गया आपका। यही तो हो रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, जो लोग तालिबान की वकालत करते हैं, क्योंकि आजकल वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो लोग उसको कोट करते हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको तालिबान भी अच्छा लगता है, तो हम क्यों ना बोले। आप भद्रा कुमार का नाम जानते हैं? कौन थे भद्रा कुमार? अभी जानते हैं। भद्रा कुमार एक भारत के बहुत बड़े माने फॉरेन सर्विस के एक्सपर्ट है, फॉरेन सर्विस में। वो कहे, उन्होंने कहा कि बात करो तालिबान से, उनको क्यों नहीं बोलते आप? अरे मुझे क्या करना है अफगानिस्तान को? ना मेरे अब्बा है, ना मेरे दादा है, हमको मालूम ही नहीं अफगानिस्तान। आप किसी पूछे मुसलमान से, कहाँ है अफगानिस्तान? बोलेगा हाँ होगा, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या करना। ये बयान तो यही के लोग से दे रहे हैं ना। अरे भाई, बयान तो ये दूसरे लोग भी तो दिए ना। अच्छा, हद तो ये है कि हमारी सरकार भारत की टेरिटरी में तालिबान को बुलाकर कबाब खिलाए। जब क्या हुआ, दोहा में हमारी एम्बेसी बुलाकर खिलाए। हम आज भी मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार को क्लियरली देश को बता देना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। अब आपका दूसरा सवाल हो गया, आप क्या जानते हैं, आपकी राय क्या है? आप बता दीजिए, सरकार से पूछ लीजिए कि क्या तालिबान टेररिस्ट है, तो आप डिक्लेयर करिए उसको, यूएपीए में लेकर आइए। आप तो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी के हम चेयरमैन हैं। अब तो तालिबान ने कह दिया कि प्लेन उड़ाइए, भारत से लाइए। हम तो एक प्लेन लेकर गए थे, वो लेकर बैठ गए वहां पर। हुआ ना ये? तो कौन कर रहा है बताइए ना फिर आप मुझे क्या करना है तालिबान से? मुझे मतलब ही नहीं है तालिबान से। मैं तो आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आपकी क्या सोच है। मैं वही तो बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप कहा कि ये फ्रीडम फाइटर है, इसको भारत की और अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी से जोड़ करके देखना, किसी ने कहा हम आपको बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अमेरिका को हरा दिया,
भाई इतना तो बच्चा जानता होगा ना, आज जो जिसने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा कि तालिबान ने उसको अपने पास पनाह दी थी। अब ओसामा मेरा बिन लादेन- मेरा मेरा मानना ये है कि जो कुछ अफगानिस्तान में तब्दीली आई है ये भारत के लिए ठीक नहीं है फ्यूचर में। इससे चीन और पाकिस्तान मजबूत हुआ है। ये सरकार हमने भारत के 30,000 करोड़ रुपये अफगानिस्तान में लगाए, ये नतीजा कैसे निकला ये पूछता नहीं है कोई। आपको मालूम जब हम लोग हमारे एम्बेसी के स्टाफ को लेकर आए तो तालिबान ने कहा कि हथियार छोड़ कर, जो हमने हथियार छोड़ दिए वहां पर, एम्बेसी में हथियार छोड़ दिया हमने। ये स्टेज पर आ गए। अमेरिका से जो बड़ी हमारी दोस्ती है, हमने कहा कि चिनोक दो हमारे स्टाफ को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर जाएंगे, वो नहीं देते, सिक्योरिटी तो नहीं देते। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? सारे लोग सुरक्षित वापस तो आ गए ना, तो भारत सरकार ही लेकर के आई। अरे भाई, जो अफगानी हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम करता था, जो आज भी वहां की नई गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, हम उनको लाई नहीं ना। इसीलिए मैंने CAA का जब बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा कि मोदी सरकार एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर रही है, इसमें आप रिलीजन न्यूट्रल करिए। मैंने स्पीच में कहा, सुन लीजिए आप उसमें, कि आप इसमें मुसलमान वर्ड आएंगे तो उसमें ताजिक आएगा, हजारा आएगा, आपके उज्बेक आएगा, तुर्कमान आएगा। हम स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिए। अगर इनको थोड़ा होश होता तो गवर्नमेंट एक्साइल यहां पर बनाते। वो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि जो लोग सीए की पैरवी, सीए का विरोध कर रहे थे, आज बताएं कि वहां के हिंदू सिखों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे आपने तो कट ऑफ मार रख दिया 2014 का। अरे झूठे हैं ना ये लोग। 2014 दिसंबर कट ऑफ मार रख दिया आपने। लेख अप्लाई ये सिटीजन दे सकते आप, कहां दे सकते आप? और वो जो सिख हैं, जो पूरा काबुल में जो फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस उनके पास है, उनको तो वीजा मिल जाता है आराम से। अब आप तो सिटीजनशिप दे भी नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि आपने 2014 का कट ऑफ मार रखा। उनको लॉन्ग टर्म वीजा जरूर मिल सकता है। तो ये बीजेपी जो है प्रोपेगेंडा करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर आदमी बैठा हुआ है, अपने आप को फॉरेन एक्सपर्ट, नोबेल प्राइज का विनर समझता है, तो वो होंगे। सच्चाई तो ये है। देखिए, बहुत सी बातें तो ये भी कही जा रही है कि तालिबान की असल सोच तो यहाँ से हिंदुस्तान से निकली है, फिर उसको देवबंद के साथ जोड़ा। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देवबंद का तालिबान से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना कभी रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। ये एक देवबंद एक मदरसा है जो मुल्क की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रेशमी रुमाल की तहरीक उनके जिम्मेदारों ने शुरू की। जेलों को गए वो लोग, आप उसको भूल जाएंगे। आप हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी को भूल जाएंगे, जो माल्टा की जेल में इतने साल गुजारे वहां पर। आप वो नहीं बात करेंगे। वही उलेमा थे जिन्होंने फतवा लिख कर दिया, जो जेलों जो काला पानी की सजा काटे। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अरे भाई, हो सकते हैं इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे देवबंद हो या फिर आपके बरेलवी हो, सूफी हो, अहले हदीस हो, डिफरेंट है। मगर इसको ले जाकर छोड़ देना बिल्कुल सरासर गलत है, नाइंसाफी है। योगी सरकार ने तो वहां पर ATS का कमांडो सेंटर खोला है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए ना। कौन रोक रहा है आपको स्कूल खोलने से? कॉलेज खोलिए, वहां पर स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, अस्पताल खोलिए। आप नहीं खोलेंगे, यही तो डर पैदा करते हैं। मुस्लिम इलाकों में अगर आप जाएंगे पूरे भारत में, सबसे पहले आपको रहेगा पुलिस का थाना, उसके बाद शराब की दुकान। आपको स्कूल नजर नहीं आएगा, आपको कॉलेज नजर नहीं आएगा, आपको बेसिक कम्युनिटी नजर नहीं आएंगे। ये तो स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर आपने रख दिया। हमारा तो यही तो हमारी लड़ाई है। ये क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, इसके पीछे आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं समाज का भी रोल होता है? अगर मेरा समाज पिछड़ा है तो मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा या नहीं करूंगा? करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी है, जब तक उस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, उसका कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ये गंगा जमनी सब अच्छा दिखता मुशायरे में। कहाँ गंगा जमनी बताइए आप? किधर होता है गंगा जमनी? किधर होता है बताइए ना। एक बच्ची को मारा जाता है, गंगा जमनी होता है। कहाँ गंगा जमनी? किधर तक गंगा जमनी? तो मुशायरे में शायर खड़े होकर बोलता, हमको भी अच्छा लगता, वाह वाह, मुकर्रर, दोबारा इंसान। और बाहर निकल जाते मुशायरे के, हमको मालूम हुआ था, पुलिस देखता है कहां से आ रहा है, कि हो गया, खत्म, निकल गया पूरा। पुलिस का छोड़िए, आम आदमी का बताइए। एक आम हिंदू एक मुसलमान के बारे में यही सोच सकता है? देखिए, जो डिवीजन पैदा हो चुका है और पोलराइजेशन बढ़ते जा रहा है, हम नहीं चाहते हो, मगर कौन बढ़ा रहा है इसको? कौन ये इंसिडेंट्स करता है? कौन इस तरह की बातें करता है? कौन मुसलमानों का डर पैदा करता है? कौन ये दिखाता है कि भारत में हमारे हिंदू भाइयों को खतरा है? कौन कह रहा है? आप सरकार में रहकर आप डराते हैं, आप सरकार डराते हैं, और फिर उसके जब डर पैदा करते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आपको देख रहे हैं आप, किस तरह के नारे लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं।
लेकिन इसकी ये वजह से अगर गलत भी हो रहा है, अगर कोई राइटफुल एक्शन लिया जा रहा है उसकी भी मुखालफत करना, अगर कहीं पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, असम में होती है, सीमांचल में होती है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं। देखिए, आपने असम की मिसाल दी, कभी आप जर्नलिस्ट भी है ना, कभी आपने देखा कि आपकी फेटर्निटी का आदमी एक लाश के ऊपर कूदता है, एक लाश के ऊपर कूदता है, गोली मार दी आपने उसको, वो भारत का सिटीजन है, वो चैलेंज करो असम सरकार से, बताइए कि जो जिसको गोली मारी गई उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। एक फोटोग्राफर है, लाश पर कूदता है, तुम इंसान हो हैवान हो गया, वो कर रहे हैं आप। घुसपैठी आ रहे तो रोकिए ना, कौन रोक रहा है? हम बोल रहे मत करो। आप सीमांचल की आप बात कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, लाखों बताए जा रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ। चलिए हमारे साथ आप, और हम चलते कैमरा लेकर, बताइए, हमको बताइए, 10 बता दीजिए। चलिए आप, जो बिहार में जो घुसपैठी है, सरकार खुद हाईकोर्ट में एफिडेविट देती है कि पूरे नेपाली है, वो पूरे नेपाली है। आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, आप तो हाईकोर्ट में एफिडेविट देते हैं और फिर बोलते घुसपैठ। कहां है घुसपैठी? मैं सही हूं तो मैंने आंकड़ा 50 लाख का पढ़ा है। कहां है? 50 लाख। अरे सर सुनिए, आसाम में क्या हुआ? आसाम में तो ही बुलाएगा ना, 50 लाख 50 लाख 50 लाख, कितने निकले वहां पे? कितने निकले बताइए वहां पे? तो अभी तो पसंद नहीं आया वो ये समझ रहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड लिस्ट बनाई गई, मुसलमान का नाम नहीं आया तो हेमंत बिश्व शर्मा उससे से पागल हो गए कि इतने नाम मुसलमानों में कम कैसे आ गए? अच्छा, नाम भी कैसे है? बाप का नाम है तो बेटे का नाम नहीं है, वो भी आ जाएगा नाम इंशाल्लाह। लिस्ट है ना भाई, वोटर लिस्ट के नाम है, 71 वोटर लिस्ट, सब नाम है। आप कर रहे घुसपैठी का, तो आप क्या कर रहे हैं? बीएसएफ सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? 6.5 बताइए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देंगे। मगर ये एक इमेज, एक बाऊ खड़ा करो मुसलमानों के बारे में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं, घुसपैठी है, फंडामेंटलिस्ट है, फुला है, ये है। अरे भाई, भारत के शहरी हैं हम इस मुल्क को उस वक्त आजादी के लड़ाई लड़ रहे थे जब आप थे ही नहीं वहां पर, हम उस वक्त से लड़ रहे हैं। अब आप हमको ही यहाँ पर घुसपैठी बोल रहे तो आप असद साहब, आप यहाँ तक बात आई है तो एक बड़ी फंडामेंटल सी बात है जो कोई आदमी शायद खुल के नहीं कह पाता होगा, लेकिन ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत का बंटवारा इस वजह से हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लिए अलग मुल्क मांगा और उनको मिला। अभी आपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। कैसे? इसलिए रॉन्ग है कि कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट था? कौन वोट डालता था इलेक्शन में? जो मुस्लिम लीग को नंबर्स मिले, मैं वोट नहीं डाल सकता था, नहीं डाल सकता था। उसके लिए आपको नवाब होना पड़ता था, आपको इतनी जमीन होना पड़ता था, इतना पैसा दिखाना पड़ता था। क्या आप समझ रहे कि सबको वोट डालने का अख्तियार था? नहीं था सर। अगर होता तो खुदा की कसम नहीं डालते वोट मुस्लिम लीग को, नहीं डालते वोट। आदमियों को ताल्लुक नहीं। बिना नेता कैसे बन गए थे? अरे नेता कैसे बने? तो वोट बने, वोट मिले ना उनको। और वोट डालने का राइट किसको था? वोट डालने का राइट किसको था? असद साहब, सिंपल सी बात है, इसमें इफन बट की कहां नहीं, देखिए, पाकिस्तान बना मुसलमानों की मांग पर बना, इसमें क्या गलत है? नहीं, आप राजी क्यों हैं? कांग्रेस क्यों राजी हुई उसके लिए? कांग्रेस क्यों राजी हुई देश के बंटवारे के लिए? मौलाना अबुल कलाम आजाद तो गांधी जी के पास, ये बड़े बड़े नेताओं के पास तो रोज आकर के मत होने दो बंटवारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर सुनिए जो दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने उन्होंने खड़े होकर उस वक्त के मुसलमानों को उम्मीद दिलाई। इंडिया विल फ्रीडम में मौलाना क्या कहा कांग्रेस के बारे में? हमको क्यों ब्लेम करते आप? ये मेरा ये बिल्कुल गलत है। सुनिए, अब आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन साथ नहीं दिए? मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नेता हैं, बताइए, बोलिए उनको, पूछिए बुलाकर। आपने जो बात कही थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्यों ये डर पैदा किया जाता है मुसलमानों को लेकर के हिंदुओं के मन में, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा था। इंसिडेंटली मैं हिंदू भी हूं, मेरा प्रोफेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कम्युनिटीज के अंदर आप हिंदू हैं, मुसलमान उसमें, और हम सब लोग भारत के अव्वल दर्जे के। एग्जैक्टली, मैंने बात इसलिए कहा क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के अंदर आप जिस समाज में रहते हैं अलग किस्म की बातें होती हैं, तो शायद आपको आपकी कम्युनिटी की पता होगी, मुझे मेरी कम्युनिटी की पता है, तो ये बात कही जाती है। और यही बात जो आप कह रहे हैं वो शायद बीजेपी भी कहती है कि भाई बंटवारा हो गया देश का क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अपने लिए मुल्क मांगा। फिर वो कहते हैं कि देखो हमारे इतने राज्य जो हैं ये उस कगार पर आ चुके हैं कि यहाँ पर मुस्लिम जो है उनकी पॉपुलेशन ओवरसीड कर जाएगी। आपने कई मर्तबा सुना होगा, मैं इंडियन बाय बर्थ भी हूँ और बाय चॉइस भी हूँ। मेरे पास चॉइस था, हम नहीं गए। हम बोले ये हमारा देश, हम यही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को छोड़कर, हम नहीं जाएंगे हमारे आबो अजदाद की सरजमीन को छोड़कर। और क्या वफादारी की निशाना चाहते हैं? और
कब तक हमको आप ब्लेम करते रहेंगे? हमारा इतने बड़े कुर्बानियां दे रहे हैं, मगर ये जो आप शक की ऐनक लगाकर कब तक देखते रहेंगे? 14% की आबादी मामूली आबादी तो नहीं है। आप तो उनको साथ लीजिए, उनको उनके इक्वालिटी दीजिए, सब्सटेंशियल इक्वालिटी दीजिए। अब कुछ ये आंकड़े निकले थे, चूंकि इस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन योगी सरकार के पास माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना सच है कितना झूठ है कि 779 करोड़ रुपए मदरसा के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के वहां पर एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया। अब मदरसे पढ़ने वाला बच्चा स्कूल कॉलेज भी जाता है। एक मिनट, ये जो बीजेपी वाले आएंगे पूछ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम एमएसडीपी स्कीम 116 करोड़ रुपया है, आपने 16 करोड़ में खर्चा किए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपने कितने घर सैंक्शन किए? आंकड़े मेरे पास नहीं है, सुन लीजिए आप, इनके जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, इनका रिकॉर्ड 2019-20 में आपने कितने घर दिए, 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में एक घर मुसलमान को नहीं दिया। सैंक्शन तो पेपर पर है, कितनों को फिजिकली दिया आपने? कौन सी बात कर रहे हैं सर? अच्छा, ये दिए क्या मतलब दिए? क्या हम भिखारी हैं? राइट है हमारा। वो अब जब आप पूछते हैं क्या किया हम मुसलमानों के लिए, तो बताते हैं ये किया। अरे आपने वो किया जो पिछले 60 साल में किसी ने नहीं किया, बर्बादी पे आपने वो काम कर दिया। आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, आप एक मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं देते, क्यों नहीं देते ना? दिखाइए, देकर मालूम हो जाएगा। मगर पॉलिटिक्स क्या हो रही है आजकल के, मोदी से बड़ा हिंदू कौन है? अखिलेश यादव बोलेंगे, बहन जी बोलेगी, कांग्रेस बोलेंगे, हम मोदी से बड़े हिंदू हैं। सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसी में तो उनको कामयाबी मिल रही है। अच्छा, एक विषय उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राम मंदिर का भी चलेगा, तो मुझे बताइए राम मंदिर क्या एक इमोटिव इशू है जिसका असर चुनाव पर हो सकता है? देखिए, हमारे लिए वो एक ऐसा इशू है जो हम जब तक दुनिया कायम रहेगी हम उसको याद रखें, इसलिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के तारीख में एक सिया वाकया है कि एक जीबी पंत की सरकार थी, रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां मूर्तियां रखी गई। उसके बाद राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए, और फिर कांग्रेस की जब सरकार थी, यहाँ भी कल्याण सिंह की सरकार थी, आपने सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट देने के बाद मस्जिद को शहीद कर दिया। और जब क्रिमिनल केस बाबरी मस्जिद का चल रहा था, तो ना सपा की सरकार ने ना बीएसपी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर देते थे, तो दोनों केसेस एक साथ चलते थे, डिमोलिशन हुआ, किसी को सजा नहीं मिलती। तो ये तो हमारे लिए इशू रहेगा, मगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए एक इशू ऐसा है कि हमको धोखा दिया गया है। 1948 20 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक धोखा देता रहे, सब पार्टी ने हमको धोखा दिया। हमारे नाम पर तो वोट लिए, नेता बने, मुख्यमंत्री बने, मगर इंसाफ तो इस मसले में नहीं। आपके लिए आपको लगे ऐसा हुआ है, लेकिन जो करोड़ों हिंदू हैं उनको तो ये लगेगा ना कि मोदी जी के राज में मंदिर बन गया हमारा, नहीं बन रहा था बरसों से। मोदी जी के राज में नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट सीजीआई नहीं है ना, अभी तक तो नहीं बने। मुझसे तो नहीं, ठीक है, आप अभी तो गरीब आदमी नेता को judgment जानता है, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानता। नहीं, सुप्रीम आप जी जानते हैं सर, आप इतना बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों देते मोदी जी को, समझ में नहीं आता मेरे को। अब मैं ये पूछ रहा था, क्या उनके लिए ये मुद्दा नहीं होगा, क्या इसका कोई असर नहीं होने वाला? अरे सर, जब इतना बढ़ चुका है, 75% हिंदू वोट बीजेपी को मिल चुका है 2019 में, ये सवाल तो आपको